So everyone note down, we are starting functions in today's class. So first of all, to start this chapter, I need to explain you a few concepts, okay, and which is very, very important to start this particular chapter. So what are those basic concepts? See, first of all, you need to know what is the meaning of a function. Function का मतलब पता होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग के बाद उस मीनिंग में जो जो चीज रिक्वायरमेंट्स है वो चीज सीखना हम लोग एक एक करके टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाएंगे. So let's start with the definition. I mean, what do you mean by a function? Listen here everyone. तो शायद मैंने पहले भी बताया कि फंक्शन एक तरह का मशीन जैसा काम करता है, याद है मैंने पहले बताया था और एक एग्जांपल भी दिया था. So I am going to repeat that same example. Just note down. Now just note down. Let's say that we have a function whose name is f of x. Clear? We have a function whose name is f of x. Now what do you mean by f of x? जैसे कि मान लो एक फंक्शन का नाम है, जैसे कि उस फंक्शन का मैंने यहाँ पे नाम क्या रखा है, f रखा है. देखो उस फंक्शन का मैं नाम को g से भी डिनोट कर सकता हूँ, उस फंक्शन का नाम को मैं स्मॉल q से भी डिनोट कर सकता हूँ. I can denote the name of this function with small r also. मतलब मैं नाम को किसी भी लेटर से डिनोट कर सकता हूँ. और उसके बाद जो ब्रैकेट में जो x लिख रहा हूं, इस x का मतलब क्या है, ये x ये डिनोट कर रहा है कि इस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. समझ में आया तो बात, मतलब ये फंक्शन में हम x की जगह पे जैसे ये x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल. समझ में आया तो बात. अब जैसे मान लो मैं यहाँ इस फंक्शन में x की जगह कुछ ना कुछ इनपुट करूंगा और ये मुझे कुछ ना कुछ बना के मतलब उसका जो रिजल्ट है वो देगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा वो राइट साइड का एक्सप्रेशन डिफाइन करेगा. राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है. ठीक है, जैसे इस फंक्शन का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इस पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ तो, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि हम x की जगह क्या लेंगे, है कि नहीं, x की जगह कौन से वैल्यू लेंगे उस पर डिपेंड कर रहा है अपना आंसर. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम ये पूछे कि f ऑफ 1 क्या होगा, तो f ऑफ 1 क्या होगा, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जब मैं x की जगह पे 1 ले रहा हूं. समझ में आया तो बात, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि मशीन जो है ये क्या रिजल्ट देगा, इस मशीन का आउटपुट क्या आएगा अगर हम x की जगह पे क्या लेंगे 1. So if I take the value of x equals to 1, what will be the value of this function? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 square plus 1 which is how much 2. तो देखो ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, ये मशीन कैसे काम कर रहा है. देखो ये मशीन तो दिख रहा है मुझे कि ये f एक फंक्शन है, मतलब f एक मशीन है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है वो राइट साइड में पता चल रहा है. उससे क्या कर रहा है पता है, जो भी हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं उसका स्क्वायर करके और 1 से वो ऐड करके अपने लोग को आंसर दे देगा. ठीक है, तो ये फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं, मतलब x के जगह जो भी वैल्यू डालो उस वैल्यू का स्क्वायर करके और 1 से ऐड करके हमको आंसर दे. ऑलराइट, जैसे मान लो मैं अगर ये पूछूं कि f ऑफ 2 क्या होगा, तो ये आंसर दे देगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज हाउ मच 5. मतलब 2 का स्क्वायर करके और 1 से ऐड करके अपने लोग को आंसर दे देगा ये फंक्शन. तो एक तरह का हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन इज अ काइंड ऑफ मशीन वी कैन से. जैसे मशीन में हम कुछ इनपुट डालते हैं तो फंक्शन वो मशीन कुछ ना कुछ प्रोसेस करके उसका जो काम होता है वो काम के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके हम लोग को आंसर देते है कि नहीं. एग्जैक्टली सेम है इस तरह का ये मशीन भी राइट साइड में पता चलेगा कि क्या प्रोसेस करके देगा. राइट साइड में क्या x स्क्वायर प्लस 1 है, इसके हिसाब से फिर को आंसर 2 मिल जाए. अगर मान लो ये फंक्शन ऐसा होता कि मान लो g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर अगर मान लो इस मशीन में x की जगह पे मैं 2 पुट करता तो ये फंक्शन मतलब ये मशीन अपने लोगों को क्या आंसर देता बताओ तो, ये देता 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3/2, मतलब 3/2 जो है हम लोग को आंसर मिल जाता. तो इसीलिए हम इस फंक्शन को क्या बोल रहे हैं कि इस फंक्शन का नाम है f. बहुत लोग क्या समझ लेते हैं कि f मतलब इस चीज को समझ नहीं पाते कि f क्या है. जैसे मान लो हमको फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन में जो भी चीज मतलब मशीन में कोई भी चीज अगर इनपुट करते हैं तो हमको मतलब क्या जिससे होता है, हम लोग इनपुट डालने के बाद आउटपुट से मतलब होता है.
तो एग्जैक्टली सेम है इस फंक्शन में, अगर हम x की जगह हम जो भी वैल्यूज ले रहे हैं इनपुट, तो मुझे वो प्रोसेस करके क्या देगा, वो ये चीज डिफाइन करेगा। मतलब ये क्या है, राइट साइड में डेफिनेशन है उस पर्टिकुलर मशीन का, प्रोसेस है ये, मतलब कि क्या प्रोसेस करके देगा, तो राइट साइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 3, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या होगा। ऑलराइट, अब देखो जो भी हम इस फंक्शन में वैल्यूज को इनपुट ले रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 एंड 5, ये सारे वैल्यूज जो भी हम फंक्शन में इनपुट ले रहे हैं, इस वैल्यूज के सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड डोमेन सेट। दिस पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है वो सेट जहां से हम लोग फंक्शन में हम लोग एक्स की जगह इनपुट ले सकते हैं। समझ में तो बात, मतलब वो वैल्यूज के अलावा हम एक्स की जगह और कोई वैल्यूज इनपुट नहीं ले सकते। ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक्स पे क्या क्या वैल्यूज हम इनपुट ले सकते हैं, ओनली दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जो यहाँ पे डोमेन सेट में डिफाइंड है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि डोमेन का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ all values which can be taken as input, which can be taken as input। ठीक है, मतलब फंक्शन में जो जो हम x की जगह पे इनपुट वैल्यूज ले सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि 6, अगर हम तुमसे ये पूछे कि f ऑफ 6 का वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है, बट एक्चुअली इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए x जो है परमिट नहीं करता है कि x को इनपुट लेना है। क्यों बताओ तो, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या है, क्या है बताओ तो, 1 2 3 4 एंड 5 है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, मतलब वो तुमको परमिशन देता है कि ये सारे वैल्यूज को ही हम फंक्शन में इनपुट लेके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन सेट। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम लिखोगे कि इज नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द 6 डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब हम नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने फंक्शंस का जो मैंने डोमेन यहाँ लिखा है, उस कुछ भी जो मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ 1 2 3 4 5, तो सिर्फ यही वैल्यूज को हम फंक्शन में इनपुट ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम ये बोले कि अभी पर्टिकुलर एट प्रेजेंट व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो अगर मान लो ये पर्टिकुलर रूम एक तरह का मशीन है, मशीन क्या है, तुम यहाँ घुसो और 1 घंटा बाद बाहर निकलोगे तो क्या निकल के सीख के निकलोगे, फंक्शन। तो तुम अंदर आया और प्रोसेस होके तुम्हारा ब्रेन क्या निकला, फंक्शंस। तो वैसे करके ये क्या है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी बाहर के आके बैठ जाएगा क्या, तो अब तुम बोलोगे कि सर कोई भी आके यहाँ बैठ सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर रूम का डोमेन क्या है, जो अभी बैठा है, जो भी बाहर से आएगा हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसी तरह से तुम लोग ये सोच सकते हैं कि ये रूम एक तरह का फंक्शन हो गया, मशीन हो गया, इस डोर से एंटर करो और 1 घंटा बाद बाहर निकलो तो तुम क्या बन के निकलेगा, यू विल जस्ट गेट इनटू, आई मीन तुम्हारे माइंड में एक प्रोसेस होगी, कुछ चीज बाहर निकलेगा, व्हाट इज दैट, अभी जो हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं। तो इस तरीके से तुम लोग सोचो, तो तुम लोग क्या हुआ, इनपुट, मतलब इस रूम के अंदर इनपुट मतलब आ रहा है अंदर, और जो 1 घंटे बाद जो निकलेगा वो तुम लोग कुछ और होगा, क्या होगा, तुम लोग एक आदमी होगा जिसको फंक्शंस भी आता होगा, मतलब चेंजेस तुम्हारे में ये होगा, प्रोसेस होकर निकलेगा। तो समझ में आया बात तुम लोगों को? तो इस तरह से हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे फंक्शन का मतलब क्या हो गया, फंक्शन एक तरह का कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके और हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहे हैं, और उस पर्टिकुलर फंक्शन में जो भी हम वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं, उस सारे वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोल सकते हैं। और बहुत पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक जूसर मशीन का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो जैसे मान लो जूसर मशीन का अगर हम डोमेन अगर हम डिफाइन कर दें कि सारे हम फ्रूट्स ले सकते हैं, मतलब मान लो ये मशीन है जूसर मशीन, ठीक है, और यहाँ पे हम सारे फ्रूट्स को यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मुझे कोई बोले कि यहाँ पे हम फ्रूट की जगह पे एक पोटैटो डाल देते हैं, तो क्या प्रोसेस करके देगा? सबसे पहला सवाल ये है, तुमसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये पर्टिकुलर जूसर मशीन इज डिफाइंड, क्या ये डिफाइंड है पोटैटो इनपुट्स के लिए? नहीं। टोमेटो के लिए? नहीं। ये सारे इस वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, ये सारे इनपुट्स के लिए डिफाइंड नहीं है। क्या चीज के लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर फ्रूट्स। हम यहाँ पे फ्रूट्स कोई भी डालेंगे तो वो इस पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो सारे इनपुट्स पे डिफाइंड है, मतलब डिफाइंड मतलब काम करेगा, मतलब डिफाइंड मतलब वहां पे हम इनपुट ले सकते हैं। तो अगर मान लो जूसर मशीन का हम डोमेन का बात करें तो ऑल सेट ऑफ ऑल फ्रूट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फ्रूट्स क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो समझ में आया तो बात? और इसका आउटपुट क्या होगा, जूस।
जो भी हम डाल रहे हैं इसमें इनपुट, मतलब जो भी हम फ्रूट्स डाल रहे हैं वो जो है प्रोसेस करके जो भी हमको मतलब जूस फॉर्म में जो मिलेगा, दैट विल बी द आउटपुट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो वैसे जैसे यहाँ पे हम 1 इसमें इनपुट ले रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 2 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अब राइट साइड में यहाँ पे हम सेट एक लिख रहे हैं, वो सेट हो गया मान लो 2 4 6, then we have 5, then we have let's say 10, then we have 17, then we have 18 and 24 and let's say 26। तो पता है ये जो सेट है, इस सेट को बोलते हैं हम लोग कोड डोमेन सेट। कोड डोमेन सेट का मतलब क्या होता है? सुनना एक बार। कोड डोमेन का मतलब, कोड डोमेन का मतलब क्या होता है? वो सेट जहां पे अपना जो इनपुट्स है, डोमेन सेट का जो भी वैल्यूज हम फंक्शन में डाल रहे हैं, तो डालने के बाद जो प्रोसेस हो जा रहा है और वो बदल जा रहा है, तो बदल के जो आ रहा है वो किस सेट में बिलोंग करना चाहिए? वो एक सेट में बिलोंग करना चाहिए जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोड डोमेन बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज कोड डोमेन? कोड डोमेन इस सेट का नाम है। इसको एक बार क्लियर कर दे, फिर से ध्यान देना। कोड डोमेन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर 1 एलिमेंट जो है इस फंक्शन में, मतलब मशीन में मैंने डाला, मतलब ये मशीन में डाला और ये जो है प्रोसेस होके क्या बन गया? क्या बन गया? 2 बिलोंग कर रहा है कोड डोमेन में। यस। 4 अगर मान लो मैंने 2 डाला यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 + 1 5, 5 बिलोंग कर रहा है। यस। 3 अगर हम करें तो क्या आएगा? 10। 4 को इनपुट ले तो क्या आएगा? 5 को पुट करें तो क्या आएगा? सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि डोमेन सेट का जो भी हम एलिमेंट्स को फंक्शन में डाल रहे हैं, तो डालने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, प्रोसेस होके जो रिजल्ट आ रहा है, वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए? कोड डोमेन सेट पे बिलोंग करना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए? कोड डोमेन सेट पे बिलोंग करना चाहिए। लेकिन तुम देख रहे होगा एक चीज कि यहाँ पे कोड डोमेन सेट पे ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स जो ऐसे ही बैठा है, मतलब ऐसे ही है वहां, उसका वहां पे कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 1 को डाल रहे हैं यहाँ पे तो आंसर क्या आ रहा है? लेकिन ऐसा कोई नंबर है जो यहाँ पे पुट करने से आंसर 4 आ रहा है? ऐसा कोई नंबर है जो यहाँ पे पुट करने के बाद आंसर 6 आ रहा है? सो ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स है, राइट साइड में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है। लेकिन याद रखना, लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए जिसका यहां पे रिजल्ट ना हो, जो अपने आप को उस पर्टिकुलर मशीन में प्रोसेस होने के बाद वो अगला वहां पे ना हो, वैसा नहीं होना चाहिए। समझ में मेरे बात? अगर ऐसा है मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए लेफ्ट साइड का हर एक एलिमेंट्स का, लेफ्ट साइड के हर एक एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? रिजल्ट राइट साइड में होना चाहिए। किस सेट में होना चाहिए? तो यहां पे लेट मी इंट्रोड्यूस वन टॉपिक टर्म दैट इज कॉल्ड इमेज एंड प्री इमेज, बिकॉज यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज एंड प्री इमेज। तब हम जाके और आगे इस चीज को अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। लेट्स सी दिस पार्ट। अब देखो ध्यान से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहला टर्म इमेज को समझने का। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, यहाँ पे 1 का इमेज क्या है बताओ एक बार। 1 का इमेज मतलब जब अपने आप को वो सोच रहा है, ही इज जस्ट इमेजिनिंग। 1 सोचो एक ऑब्जेक्ट है और वो इमेजिन कर रहा है कि जब वो मशीन में जाएगा तो क्या बन जाएगा। मतलब 1 अपना इमेज क्या सोच रहा है बताओ तो। मतलब 1 यहाँ है, बीच में फंक्शन है और उस तरफ कोडोमेन है, तो 1 अपने आप को क्या सोच रहा है कि क्या हो जाएगा। तो मतलब 1 का इमेज क्या फॉर्म हो रहा है बताओ तो। 1 का इमेज ऑफ 1 is how much? Getting my point everyone? अगर मान लो सपोज हम ऐसे देखें कि 2 का इमेज क्या होगा। तो समझ में इमेज मतलब, इमेज मतलब होता है क्या, देखो ध्यान से, मतलब डोमेन सेट से वो लोग इमेजिन कर रहे हैं, वो ड्रीम कर रहे हैं कि हम क्या हो जाएंगे कल को, जब मुझे इस फंक्शन में डाल दिया जाएगा। हम प्रोसेस होके कुछ और बन जाएंगे और मेरा क्या होगा, वो रिजल्ट क्या होगा। वो अपने आप को क्या सोच रहा है कि अगर मेरे को ये मशीन में डाला गया तो मेरा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा और मैं क्या बन के रह जाऊंगा। दिख रहा है उसको क्या बन के रह जाएगा। 1 क्या बन के रह जाएगा, 2 क्या बन के रह जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब वो अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे सोचो इमेजिन, मतलब इमेज, उसका इमेज फॉर्म हो रहा है उस पर्टिकुलर फंक्शन में। इसीलिए वो बोल रहा है कि मेरा मतलब 1 बोल रहा है कि मेरा इमेज क्या होने वाला है 2, मेरा इमेज क्या होने वाला है 2 बोल रहा है 5। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और याद रखना, एवरी एलिमेंट, नोट डाउन, every element must have
वन एंड ओनली वन इमेज। समझ में आया बात? क्या लिखा है मैंने? एवरी एलिमेंट इन द डोमेन, ये लिखना मैंने भूल गया। मतलब एवरी एलिमेंट इन द डोमेन, बात समझ में? एवरी एलिमेंट इन द डोमेन का कैसा इमेज होना चाहिए? एक और एक ही इमेज होना चाहिए। नहीं तो ऐसा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? देखो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो ये मशीन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मैं आज इस मशीन में मान लो 2 डाला और आंसर आ गया मान लो 5। कल को इस मशीन में मैंने डाल दिया मान लो 3, आंसर क्या आ गया? चमत्कार 4। आई मीन सपोज कल डाला 2, मैंने कल डाला 2, आज 2 डाला तो आंसर आ गया 5। कल डाला 2 तो आंसर आ गया 4, कल 2 डाला तो आंसर आ गया 5, 6। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऐसा हो सकता है? इमेजिन कर सकते हो इस तरह का कोई मशीन? तब तो वो मशीन नहीं होगा, तब क्या होगा वो? तब कैसे हो सकता है? मान लो आज तुमने सपोज तुम सपोज यहाँ पे सपोज लेट्स से तुम मौसम्बी डाला एक जूसर में, वो मिल जाएगा आज मौसम्बी का जूस। कल जब डालोगे तो वो पोमेग्रेनेट का जूस निकल जाएगा। थोड़ा देर बाद डालोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा कुछ और चीज का जूस। ऐसा हो सकता है क्या? कैसा हो सकता है क्या? मशीन में क्या होगा, हम जो भी वैल्यूज इनपुट लेंगे उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा इमेज होगा बताओ तो? यूनिक इमेज होगा। समझ में आया मेरा बात? मतलब वो कैसा इमेज होगा बताओ तो? यूनिक इमेज होगा। मतलब उसका बहुत सारा इमेजेस नहीं हो सकते। कैसा हो सकता है कि एक मशीन में मैंने कोई वैल्यू डाला, इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैंने वैल्यूज डाला 1, तो इसका आंसर मान लो आज 2 आया तो कल का आंसर उसमें 1 डालने के बाद 4 आ जाए, कल को 6 आ जाए, कल को 7 आ जाए। ऐसे कभी पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखना, एक फंक्शन को होने के लिए ये लाइन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। एक फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए ये लाइन उसको जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या बताओ तो? एवरी मतलब डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का, ठीक है, डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का एक ही 1। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1 एंड ओनली 1। मतलब क्या हुआ? यूनिक होना चाहिए। मतलब उसका इमेज क्या होना चाहिए बताओ तो? यूनिक। यूनिक का मतलब एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तब जाके ये मतलब डोमेन के अंदर ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अगर हम देखें प्री इमेज का, तो प्री इमेज का मतलब क्या होता है देखना है। नाउ लेट अस सी प्री इमेज। अब प्री इमेज क्या हो गया कि मान लो सपोज 1 यहाँ पे आ गया, 2 बन गया। अब 2 यहां से सोच रहा है, 2 यहां से सोच रहा है कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो पहले अपने आप को इमेजिन कर रहा है, पहले मतलब प्री, अपने आप को इमेजिन कर रहा है अभी जो है वो पहले सोच रहा है कि 2 पहले क्या था। तो 2 पहले क्या था बताओ तो समझ में आया? तो 2 का प्री इमेज क्या हो गया? 1 हो गया। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ 2 इज हाउ मच? 1। तो समझ में आया? तो जब हम प्री इमेज का कंपैरिजन करते हैं ना, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, और जब इमेज का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो यहां से यहां आरो क्या होना चाहिए? दिस टू दिस एंड दिस। मतलब यहां से इसमें डाला हम लोगों ने वैल्यूज और वो क्या फॉर्म हो गया। और जब हम प्री इमेज का बात कर रहे हैं तो यहां से हम रिवर्स सोचते हैं कि यहां से वो पहले क्या था। 2 पहले क्या था? 4 पहले क्या था? कुछ नहीं था। 4 पहले कुछ था यहाँ पे? नहीं। 6 पहले क्या था? कुछ नहीं। 5 पहले क्या था? 10 पहले क्या था? 17। तो देखो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज है जो जिसका प्रीमेज नहीं है। हम बोल सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है कोडोनल सेट में जिसका प्रीमेज नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसका प्रीमेज है। तो अब एक बात बताओ, देखो ध्यान देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? रेंज का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, रेंज का मतलब क्या होता है? देखो एक बार, सेट ऑफ आउटपुट्स। सेट ऑफ आउटपुट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इज कॉल्ड रेंज। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखना एक बार, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, all those values in the codomain set which has its pre-image, all those values in the codomain set which has its pre-image, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। तो अगर मान लो मैं इस फंक्शन का रेंज पूछूं, if I ask you what is the range of this particular function f, so can you tell me यहाँ पे आंसर कौन कौन सा होगा? 2 होगा, उस रेंज के अंदर, सेट के अंदर 2 आएगा, क्योंकि 2 का प्रीमेज क्या है? 1 है। 4 का प्रीमेज है? 6 का है?
5 का यस, 10 का यस, 17 उसके बाद। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोडोमिन सेट में से सारा एलिमेंट्स रेंज के अंदर नहीं आता है, सिर्फ वो सारा एलिमेंट्स रेंज के अंदर आता है जिस जिस एलिमेंट्स का प्रीइमेज एग्जिस्ट करे। समझ में आया बात? बट याद रखना डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। तो इन्हीं वाला पॉइंट को नोट करना, और सेकंड वाला प्री इमेज में ध्यान से इस चीज को नोट करना क्या है। ऑलराइट, अब देखो जो जो एलिमेंट्स का प्री इमेज नहीं है उसको वहीं पे वैसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लो 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, 6 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब जिस जिस एलिमेंट्स का प्री इमेज है कोडोमेन सेट में उसको एक सेट के अंदर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज सेट। तो एक बार इस चीज को कॉपी करो सकते। So let us start with how to find out domain of a function. ठीक है, कैसे एक फंक्शन का हम लोग डोमेन कैलकुलेट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओके, प्लीज नोट डाउन एवरीवन वेरी केयरफुली। तो लेट्स स्टार्ट विद अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक रैशनल फंक्शन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से f of x equals to x minus 1 divided by x minus 2. Second example we have is fx equal to 3 divided by x square minus 4. Third example is fx equal to x minus 2 divided by x square minus 4x plus 3. Everyone listen here. डोमेन इस फंक्शन का कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दें। Now what are real numbers? देखो सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि रियल नंबर्स क्या होता है। See everything in the number system except any number by 0 and square root के अंदर नेगेटिव नंबर को छोड़ के बाकी सारा नंबर जो होता है इसको क्या बोलते हैं बताओ तो हम लोग? रियल नंबर्स बोलते हैं। So what are real numbers? All numbers in the number system except if you get anything by 0. So what is any number by 0? Can you tell me? It is undefined. मतलब अगर मान लो मैं ये बोलूं कि divide 10 into 0 equal parts, it is not at all defined. मतलब आंसर क्या होगा? Not defined, undefined होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर मान लो ये बोलूं तुमसे पूछूं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इमेजिनरी। So this is a separate branch of a number system and that is called what? Imaginary numbers, जो कि complex number के अंदर तुम लोग पढ़ेगा इसी। बट अगर हम रियल नंबर्स बोलते हैं मतलब इसके अलावा सारा नंबर्स रियल है। तो एक बात बताओ तो 2/3 क्या है? ये भी रियल नंबर्स है। 3/4 क्या है? रियल नंबर है। ये सारा रियल नंबर्स है। अब ध्यान देना एक बार, अगर मान लो एक फंक्शन का मुझे डोमेन नहीं दिया हुआ है और मुझे उस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है, तो डोमेन निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, मतलब हम वो सेट निकालेंगे जिसको यहाँ पे पुट करने के बाद सारा वैल्यू उस पर्टिकुलर फंक्शन का उस सारे पॉइंट्स पे, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है एग्जिस्ट करना चाहिए? एग्जिस्ट करने का मतलब होता है मतलब वो नंबर a/0 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, और अगर वो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल एग्जिस्ट, तो अगर मैंने ये टर्म यूज किया एग्जिस्ट, मतलब तुमको ये बात समझना पड़ेगा मतलब मुझे वो सारे x का वैल्यू चाहिए जिसको इस फंक्शन में पुट करने के बाद इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या होना चाहिए बताओ तो? रियल नंबर्स होना चाहिए। समझ में आया मेरा बात? मतलब तुमको ये सोचना है कि हम x के जगह पे वो सारा नंबर्स पुट कर सकते हैं जो वैल्यू पुट करने के बाद इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो आंसर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन दैट अ फंक्शन एग्जिस्ट्स? फंक्शन एग्जिस्ट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में x के जगह पे जो भी हम नंबर्स पुट करें उस नंबर को पुट करने के बाद ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए बताओ तो? एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब क्या? इस तरह का फॉर्म में नहीं आना चाहिए और इस तरह के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो एक बात बताओ, मुझे डोमेन निकालना है, ठीक है ना, तो ध्यान से नोट करना। अच्छा, लेट्स गो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। एक बात बताओ, x की जगह पे क्या मैं 1 पुट कर सकता हूँ? क्यों? बिकॉज अगर हम 1 पुट करेंगे
तो 1 - 1 बाई 1 - 2 क्या आएगा? 0 बाई -1 which is 0। क्या 0 रियल नंबर है? मतलब हम क्या देख रहे हैं कि x की जगह 1 पुट करने से कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट मतलब ऐसा नहीं आ रहा है और ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या मैं x की जगह पे 3 लगा सकता हूँ? बिकॉज 3 - 1 बाई 3 - 2 का आंसर क्या है? 2। 2 रियल नंबर है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर हम x की जगह पे 2 लगा देते हैं तो ऊपर 1 आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? क्या ये एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं एग्जिस्ट? क्या ये रियल नंबर है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x के किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में मेरी बात? मतलब x के किस वैल्यू पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या है? 2 है। बिकॉज 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो क्या है? नॉट रियल है। समझ में मेरी बात? तो अगर एक बात ध्यान से नोट करो, रैशनल, तो रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है? सुनने का। रैशनल का मतलब होता है वो फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर में भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है पता है? अच्छा बताओ तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? यस से एक्स नहीं, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? सुनना एक बार। एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जैसे मान लो x + 1, यहां पे हम x का पावर क्या देख रहे हैं? 1 है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज x² + 2? पॉलिनोमियल। व्हाट इज 1/x² + 3? व्हाई? बिकॉज 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं? x⁻⁻2, और x का पावर नेगेटिव है मतलब होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऑलराइट एवरीवन, नाउ व्हाट इज x⁻1/3 + 2? नो, बिकॉज x का पावर होल नंबर नहीं है। होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ऑलराइट, तो x के पावर पे यहाँ पे क्या है? वही मैं समझा रहे पॉलिनोमियल का मतलब, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जिसमें x का पावर क्या होना चाहिए बताओ तो? होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर्स क्या होता है बताओ तो? 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? आई मीन होल नंबर्स। तो एक बात बताओ, यहाँ पे x का पावर क्या है? 1/3। तो x का पावर होल नंबर है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिकॉज x का पावर होल नंबर है। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है? होल नंबर है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, बिकॉज x का पावर क्या है? नॉट अ होल नंबर। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए बताओ तो? होल नंबर्स होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सो दिस इज नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग। यहां पे न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये इस तरह का फंक्शन को रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं। तो रैशनल का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलेंगे कि दिस इज अ रैशनल फंक्शन, मतलब न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर खुद में एक अलग से पॉलिनोमियल होगा। उस तरह का एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल। ठीक है। अब देखो रैशनल में प्रॉब्लम क्या होता है, देखना एक बार। डोमेन निकालते वक्त प्रॉब्लम क्या होता है? देखो डोमेन निकालते वक्त ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि नीचे x होता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी x के टर्म्स में कुछ ना कुछ होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि x का वैल्यू हम वो ना पुट कर दें जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। बिकॉज डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन मींस सेट, जिस पर्टिकुलर सेट से हम जो भी वैल्यूज हम फंक्शन में इनपुट ले, तो वो पर्टिकुलर सेट के वैल्यूज को हम इनपुट लेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं? फंक्शन क्या करना चाहिए बताओ तो? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि डिनोमिनेटर कभी कभी 0 आ जाता है, तो x के किस वैल्यूज पे 0 आएगा वो हमको जानना है। तो एक बात बताओ तो ये पर्टिकुलर फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 कब बन जाएगा? 2 पे x का। सो नाउ फॉर द डिनोमिनेटर, dr stands for denominator, okay? Denominator to be 0, we have डिनोमिनेटर को हम 0 से इक्वलाइज करें। मतलब डिनोमिनेटर को 0 जानने के लिए कि डिनोमिनेटर 0 कब होगा, मैंने डिनोमिनेटर को 0 से इक्वलाइज कर दिया। तो बताओ तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, एक नहीं होगा खाली। बताओ तो क्या? सो इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट। अच्छा, हैव यू अंडरस्टूड व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग
in the domain set, why we are not considering all real numbers? Why we are accepting, why we are rejecting 2? Because 2 put करने से ये particular function क्या हो रहा है? Undefined हो जा रहा है. इसीलिए इस particular function का domain क्या हो रहा है? All real numbers हो रहा है, but not 2. Are you understanding? Please copy down this. Now listen here. तो polynomial का मतलब मैंने क्या बताया? Polynomial expression में x का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं दिखेगा, फ्रैक्शन नहीं दिखेगा. मतलब व्हाट विल बी द पावर ऑफ द वेरिएबल? नाउ दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो डिवीजन होता है, क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उस तरह का फंक्शन को? रैशनल फंक्शन बोलते हैं. सो दिस इज अ रैशनल फंक्शन, दिस इज अ रैशनल फंक्शन, दिस इज आल्सो अ रैशनल फंक्शन. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कुछ x है ही नहीं. Now let me tell you that this is a constant polynomial. इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं constant polynomial, क्योंकि यहाँ पे 3 है और x के पावर पे क्या है? into, तो होल नंबर है ना. So this is a constant polynomial. All right everyone? अब ध्यान देना. Now tell me, अगर हम तुमसे पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो तुम लोग को पता है ना डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है ये फंक्शन है और इस फंक्शन में x की जगह बहुत सारा वैल्यूज इनपुट लेंगे, जिससे वो फंक्शन क्या करेगा? एग्जिस्ट. ये तो मत भूलना, जिससे वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. तो एग्जिस्ट तब करेगा जब उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो. क्योंकि अगर वो रैशनल है, तो मुझे सिर्फ यही ना देखना होता है कि उसका डिनोमिनेटर कब 0 हो जाए. क्योंकि रैशनल में क्या होगा? न्यूमरेटर में भी कुछ ना कुछ होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो बस मुझे इस बात का फिक्र होता है कि रैशनल में डिनोमिनेटर 0 कब हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी तो x कुछ ना कुछ है, और हम जब x का वैल्यूज कुछ ना कुछ पुट करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, तो डिनोमिनेटर भी 0 हो सकते हैं. तो बस मुझे ये ध्यान रखना है कि व्हेन विल डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कब 0 नहीं होगा, ये जानना है मुझे. तो मुझे कोई बता सकता है कि इसका डिनोमिनेटर 0 कब होगा? 2 पे होगा. देखो डाल के माइनस और -2 पे होगा, है कि नहीं? बिकॉज अगर हम x की जगह पे 2 लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 - 4, ऊपर तो x लगेगा ही नहीं, x की जगह पे -2 लगाएंगे तो क्या होगा? तो भी 0. मतलब इस पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स, one is +2 and the other is -2. ठीक है, तो इसको ऐसे स्टेटमेंट में पहले लिखना तुम लोग, और लिखने के बाद सुनना, यहाँ पे लिखने के बाद क्या करोगे? x² - 4 को तुम सॉल्व करोगे 0 से इक्वलाइज करके. x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, और x क्या हो जाएगा? +-2. मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम x की जगह पे सारा वैल्यूज पुट कर सकते हैं. सारा वैल्यू मतलब कौन सा? ये सारा जो हम बोल रहे हैं ना, इसमें क्या है बताओ तो? ऑल रियल नंबर्स. आई एम टॉकिंग इन कंटेक्स्ट टू व्हाट? रियल नंबर्स. मींस नथिंग, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग आउटसाइड रियल नंबर्स. ऑलराइट, एंड नथिंग लेस देन रियल नंबर्स. मतलब मैं बोल रहा हूँ ना सारा नंबर्स, तो वो सारा नंबर्स मतलब मैं रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ. समझ में आया तो बात? मतलब सारा नंबर्स रियल नंबर्स है. तो एक बात बताओ, यहाँ पे इस फंक्शन में कौन कौन से वैल्यूज पुट कर सकते हैं? क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है वो सारा वैल्यूज जिससे वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जिस्ट करे. समझ में ना मेरा बात? तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इस साइन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट 2 and -2. समझ में आया बात? मत, हाँ एक ही बात है, +-2 लिखो, या पहले -2 फिर कॉमा 2, एक ही बात है. मैंने बोला ना सारा नंबर्स ही रियल नंबर्स होता है, सारा नंबर्स. वो तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मैंने बताया था. ठीक है, वो मैंने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताया था. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट. अब एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर फंक्शन का ये कैसा फंक्शन है पहले बताओ? रैशनल मतलब ऊपर भी कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा और डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा. बट कैसा? पॉलिनोमियल वाला एक्स. ऐसे सोचो अपने भाषा में, पॉलिनोमियल वाला एक्स होगा. पॉलिनोमियल मतलब एक्स का पावर क्या होगा? होल नंबर होगा. तो एक बात बताओ, इसका डिनोमिनेटर ये ना चेक करना है, अगर मान लो ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्स है, नीचे भी कुछ ना कुछ एक्स है, तो जब हम एक्स की जगह वैल्यूज लगाएंगे तो नीचे भी तो आएगा ना एक्स की जगह वो वैल्यू. तो मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कब 0 हो जाए. तो यहाँ दिख रहा है 2, जब यहाँ दिख रहा था कि 2 लगाने से x की जगह पे, 2 लेने से x की जगह पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए ऑल रियल नंबर्स 2 को हटा दो. यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि +-2 छोड़ के
सारा नंबर्स पे ये एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 2, इस पे 1 माइनस 1, तो तुम लोग इसको 0 से इक्वलाइज करके निकालो, 1 and 3 होगा, so it is all real numbers except 1 and 3. All right, इसको अभी ऐसे तक लिखना है क्या? R is equal R slash हाँ ये इस तरीके से लिखना होगा, बट याद रखना, बट एक चीज नोट करना सब कोई, ये पूरा लिखना, ठीक है। नाउ फॉर द डिनोमिनेटर डोंट राइट dr, ठीक है, मतलब 0 मिल जाएगा एग्जाम में। dr मतलब मैं टाइम बचाने की मतलब डिनोमिनेटर ना लिख के मैं dr लिख रहा हूँ, बट डोंट राइट dr, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये पूरा लिखना, ठीक है, यहाँ पे भी नाउ फॉर द डिनोमिनेटर टू बी 0, ये सॉल्व करो ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बार देखना, तीसरा चौथा नंबर सम, now tell me everyone, question number 4. Okay, so tell me, is this a polynomial function? Is this a rational function? Yes. बट ये जो है एक स्पेशल तरह का पॉलिनॉम, मतलब देखो एक चीज मैं तुमको क्लियर कर दूं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर रैशनल फंक्शंस, बट ऑल रैशनल फंक्शंस आर नॉट पॉलिनोमियल। मतलब ये जो है रैशनल फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है, और ये भी तुम्हारा रैशनल है, ठीक है, ये भी रैशनल है, लेकिन ये तुम्हारा कैसा फंक्शन है बताओ तो? पॉलिनोमियल। मैंने अभी बताया ना, ऑल रैशनल फंक्शंस आर नॉट पॉलिनोमियल, बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर रैशनल फंक्शंस। मतलब ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है बताओ तो? आई एम सॉरी, 1 है, और 1 है मतलब क्या है? x to the power 0, मतलब न्यूमरेटर में भी x है तो इन टर्म्स ऑफ x, और डिनोमिनेटर में इन टर्म्स ऑफ x है, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम बोलते हैं ना एग्जैक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, मतलब तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज x की वजह से होता नहीं है, जैसे ये पॉलिनोमियल हो गया। नाउ लेट मी नॉट कंफ्यूज यू, लाइक ये समझ में आया तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में कहीं भी कुछ x है बताओ तो एक बात बताओ, कभी भी जब x की जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होने का कभी भी सिचुएशन आएगा? क्यों नहीं आएगा बता सकते हो? करेक्ट, आप करेक्ट। इसीलिए पहले मैंने रैशनल फंक्शन से अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे क्या, किस बात का डर था कि डिनोमिनेटर 0 ना जाए, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी x था, यहाँ पे भी x था, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ कहीं भी x है। तो अगर डिनोमिनेटर में x नहीं है और ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन x के किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अच्छा बताओ तो 0 क्या है, रियल नंबर है या नहीं? 0 इज अ रियल नंबर। एक बात बताओ, इसका डोमेन क्या होगा, बता सकते हैं? सारा रियल नंबर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x लगाने के लिए कुछ है ही नहीं नीचे, डिनोमिनेटर में 1 है। अगर हम जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वो तो सिर्फ न्यूमरेटर में ही कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और डिनोमिनेटर 1 का 1 ही रहेगा। न्यूमरेटर 0 है तो 0 बाय 1 क्या होता है? तो हमको डिनोमिनेटर से कोई ध्यान रखना ही नहीं है। कब ध्यान रखना होता है? रैशनल फंक्शन। तुम लोग ऐसे सोचो कि रैशनल अलग होता है, ये अलग होता है, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। रैशनल में डिनोमिनेटर में भी x होता है, तो मुझे उस समय ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर कब 0 हो जाए। बट अगर वो परफेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसमें हमको डिनोमिनेटर कभी भी x होगा ही नहीं, तो जब डिनोमिनेटर x नहीं होगा तो वहां पे कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट बीइंग अ पॉलिनोमियल exists for all, ये क्या सिंबल बताओ तो? for all x belongs to real number, इसीलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। इसीलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। नाउ कैन यू टेल मी वन थिंग, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? बिकॉज ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि fx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये मत बोलना सर डोमेन प्लस माइनस 3 है, मतलब सीधा हम लोग उल्टा बात बोल दे रहे हैं। अगर हम ये बोलेंगे कि डोमेन प्लस माइनस 3 है ना, तो ठीक हम उल्टा बोल दे रहे हैं, वो नहीं है, 3 नहीं है और -3 नहीं है। समझ में मेरे बात? अब देखो ये क्या है,
डिनोमिनेटर में भी x है, जहां पे डिनोमिनेटर में भी x और वो पॉलिनोमियल हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल। और रैशनल में डिनोमिनेटर में x हो तो ये डर होता है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, तो बस हम ये जान लेते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो कब होगा। ठीक है, सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 3। तो एक बात बताओ, पहले यहां तक क्लियर हुआ सबका? सो लिसन इट एवरीवन, now listen it everyone, now ये वाला चीज समझने के बाद this will help you in understanding inequalities chapter also. okay, inequalities chapter भी तुमको समझने में काम आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक है चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में तो उसमें भी काम आएगा ये टॉपिक। तो एक बार ध्यान से नोट करना सकते क्वाड्रेटिक में आएगा ये, ध्यान रखो। Now let us say we have a question x minus 1 whole cube, x minus 2 whole square, x minus 5 whole to the power 7, x minus 6 का whole cube, let's say whole to the power 6, and the question is greater than equal to 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है? देखो ये सीखने के बाद मैं तुमको बता रहा हूँ, सीख जाओगे, समझने में 5-7 मिनट टाइम लगे, बट सीख जाने के बाद 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा समझने में, ये करने में खुद से। तो एक बार ध्यान से नोट करना तुम लोग को क्या करना, हाउ टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि यहाँ पे निकालना क्या है। हम लोग को x का वो सारा वैल्यूज निकालना है जिसको यहाँ पे लगाने के बाद उसका रिजल्ट या तो इक्वल टू 0 है या फिर उससे बड़ा, मतलब 0 से बड़ा क्या होता है? All positive numbers, not integers. Don't keep in mind that, see, don't keep in mind कि numbers मतलब integers। सारा नंबर जैसे 2/3, 1.1, 1/2, 1/3, ये सारा भी हो सकता है। सिर्फ इंटीजर्स बोलोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये सब। इसके अलावा सब कुछ, I mean इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, all numbers, I mean which is greater than 0। ठीक है, अब ध्यान देना एक बार। तुमको पता है कि 0 इज ए न्यूट्रल नंबर, मतलब 0 का कोई साइन नहीं होता, बट 0 से बड़ा कोई भी नंबर इज आइडेंटिफाइड बाय पॉजिटिव साइन, और 0 से छोटा कोई भी नंबर इज आइडेंटिफाइड बाय नेगेटिव साइन। तो मुझे इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ध्यान देना। यहाँ पे हम जो मेथड यूज करने वाले, इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। कुछ ऐसा कर्व जैसा दिखेगा, ठीक है? तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, देखो इसमें सबसे पहला बात ध्यान रखना होता है कि क्या RHS 0 है या नहीं, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 कि पूरा LHS फैक्टराइज्ड है या नहीं। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट, एवरी फैक्टर, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x in every factor is positive। ओके, और चौथा पॉइंट, साइन ऑफ एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। ओके, फिर से एक बार ध्यान से नोट करना सकते हो। अगर तुम ये सारा पॉइंट ध्यान रखते हैं तो ये सम बहुत आसान। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स, लेट मी वंस अगेन रिपीट। सबसे पहला पॉइंट क्या बताओ तो, RHS क्या होना चाहिए? सेकंड, तो एक बात, चलो एक एक करके हम देखते जाते हैं। राइट हैंड साइड 0 है। दूसरा पॉइंट, LHS इज कंप्लीटली फैक्टराइज्ड, लिख देना कंप्लीटली फैक्टराइज्ड। ठीक है, तो एक बात बताओ, LHS पूरा फैक्टराइज है, तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है पहले पता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन? कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन, करेक्ट, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन, सॉरी, एक्सप्रेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर फैक्टर्स। जैसे कि मान लो 12 कैन बी रिटन एज व्हाट? 3 into 2 square, है कि नहीं? बिकॉज 3 into 2 square इज हाउ मच? 12। इसको बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म। तो एक बात बताओ, इससे भी और ज्यादा तुमको दिख रहा है फैक्टराइज होने का चांसेस? नहीं, इससे और ज्यादा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो LHS हम देख रहे हैं कि कंप्लीटली फैक्टराइज फॉर्म है। क्लियर एवरीवन? पॉइंट नंबर 3,
कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एवरी फैक्टर इज पॉजिटिव। क्या बोला मैंने कि हर एक फैक्टर में एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात बताओ तो हर एक फैक्टर में एक्स का हाईएस्ट पावर के आगे साइन पॉजिटिव है पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट, साइन ऑफ एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव और नॉट। एक्सप्रेशन मतलब लेफ्ट साइड में इसके आगे पूरा साइन पॉजिटिव है, अगर है, अगर नहीं है तो ये सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अब वो सारा सिचुएशन लेके कंडीशन समझ में नहीं आया। नंबर 3, हाँ सर, नंबर 3 मतलब जो सारे फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स, ये फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, ये पावर छोड़ दो, इस हर एक फैक्टर का जो एक्स का हाईएस्ट पावर है उसके आगे का साइन कोएफिशिएंट मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो 2x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया +2, तो वो साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है उस फॉर्म में तो पहले मुझे ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। तो पहला मैं एग्जांपल को एकदम सिंपल रखता हूं कि जब हम आगे जब बताएंगे तो ये क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट, क्योंकि सारा चारों पॉइंट सेटिस्फाई करना। अब क्या करना है देखो ध्यान से। अब सबसे पहले मुझे निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है एक्स का वो सारा वैल्यूज जिससे ये सारा फैक्टर 0 हो जाए। तो बताओ तो ये x - 1 0 कब होगा? x के कौन से वैल्यू लगाने से 0 होगा? दिख रहा है ना, 1 लगाने से, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ तो 1 लगाने से सिर्फ यही 0 होगा या पूरा 0 हो जाएगा? डेफिनेटली सब प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 1 लगाएंगे तो ये 0 तो होगा ही और ओवरऑल भी 0 हो जाएगा। ये कब 0 होगा? ये और ये। तो देखो अगर ध्यान से नोट करना, अगर तुमको इसमें भी तकलीफ हो रहा है कि कैसे निकालना है या सोचना पड़ रहा है, तो हर एक फैक्टर को क्या करना, 0 से इक्वलाइज करके और सॉल्व कर सकते। 1 पे ये 0 होगा, x - 2 को 0 से इक्वलाइज करके जान लो, 2 पे ये 0 होगा, and same for all. So we are finding that therefore the critical points are x equals to 10. What are the critical points? 1, 1 to 5, 6. 2, 5 and 6. Okay? अब ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को कॉपी ना करके यहां समझ लो पहले। ठीक है, कॉपी ना करके यहां समझो पहले। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करना एक नंबर लाइन पे। ठीक है, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करना किस पे? नंबर लाइन पे। किस ऑर्डर में? असेंडिंग, मतलब छोटा से बड़ा के फॉर्म में। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग बताओ तो? उसके बाद देन एंड देन वी हैव 6। अरेंज कर लिया हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में। अब ध्यान देना, सबसे राइट में क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 6। ठीक है, 6 के एकदम राइट साइड में और क्या क्या वैल्यूज है बता सकते हो तुम लोग? 6 के बाद राइट साइड में गिन सकते हो क्या? बहुत सारा वैल्यूज है, इनफिनिट वैल्यूज है कि नहीं? बहुत सारा वैल्यूज है, दैट इज इनफिनिट वैल्यूज है। हमेशा याद रखना कि हम इस नंबर लाइन पे करना क्या चाहते हैं, ध्यान देना। इस नंबर लाइन पे हम इस पूरे एक्सप्रेशन का नेचर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या? कि ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। मतलब x के कौन से वैल्यू लगाने से ये 0 हो जाएगा, x के कौन सा वैल्यू लगाने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x का कौन सा वैल्यू लगाने से ये नेगेटिव होगा। हम ये इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले। सो लेट मी टेल यू, जो एकदम राइट में क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट साइड में तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो, हमेशा ये पॉजिटिव से ही शुरू होता है राइट साइड से, एकदम राइट। और वो हमेशा क्या चीज से शुरुआत होगा? एवरी टाइम। बट अगर तुम्हारा ये चारों पॉइंट्स सेटिस्फाई हुआ है तो, अदरवाइज नहीं होगा। तुमको चेक करना है, चेक कर सकते हो। 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। व्हाट इज 7 - 1? पॉजिटिव और नेगेटिव? व्हाट इज 7 - 2? व्हाट इज 7 - 5? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्वांटिटीज? पॉजिटिव। तुम 6 से बड़ा कोई भी नंबर क्यों ना ले लो, 7 ही क्या, 1000, 10, कुछ भी, यू विल फाइंड दैट एवरी टाइम इट विल बी पॉजिटिव। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये प्लस जब वहां पे रख दिया ना, अब वो एक गेम खेलेगा। प्लस क्या गेम खेलेगा? वो जंप करेगा सारे इंटरवल्स को। अब जंप कैसे करेगा देखो, +6 को जंप करना चाहता है, करना मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा। अब प्लस जब 6 को जंप करेगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस बन सकता है, या तो वो प्लस ही रह सकता है। ठीक है, अब देखो प्लस क्या बनी, 6 को जंप करना चाहता है, 6 इस फैक्टर का क्या है? जीरोस है, या हम बोल सकते हैं 6 इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है, ऐसे सोच सकते हो। तो एक बात बताओ, इसका पावर इवन है या ऑड है? इवन है, मतलब जब ये जंप लगाएगा ना तो चेंज नहीं होगा। अगर ऑड वाले को जंप लगाएगा तो क्या होगा?
चेंज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, +6 को जंप लगाएगा, प्लस पार करके 6 को यहां आना चाहता है, लेकिन जब 6 को जंप लगाएगा तो क्या बनेगा? तो 6 किसका जीरोस है? इसका। इसका पार क्या है? 6 ऑड है, इवन है? इवन मतलब सेम, मतलब बदलेगा नहीं। अब +5 को जंप लगाना चाहता है, तो 5 किसका फैक्टर? ये जीरोस है, इसका। इसका पार क्या है? 7 ऑड है। ऑड है मतलब चेंज हो जाएगा, चेंज मतलब प्लस विल बिकम माइनस। क्लियर? प्लस विल बिकम माइनस। अब -2 को जंप लगाना चाहता है, 2 को जब जंप लगाएगा तो 2 का पावर क्या है? सॉरी, x - 2 का पावर क्या है? इवन मतलब माइनस सेम रहेगा। अब -1 को जंप लगाना चाहता है, तो 1 और 1 किसका फैक्टर है? सॉरी, 1 किसका? जीरोस है, x - 1 का। इसका पावर क्या है? ऑड है। ऑड मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस विल चेंज टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से। सर ये थोड़ा डाउट है, समझे ना? पॉजिटिव नहीं हो सकती उसका साइड। क्या सुनने एक बार फिर से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव जंप लगाना चाहते हैं 6 को। 6 किसका जीरो से? बताओ। अच्छा, मैं इस पावर को ना 6 से 8 कर देता हूँ, ये तो तुमको लग रहा होगा 6 फिर कम दिक्कत होगा समझने में। यहाँ देखो 6 जो है, यहाँ देखो 6 किसका जीरो है? जीरो समझते हो ना? जीरो मतलब किस, मतलब 6 जो है इसको जीरोस बना देगा ना, 6 - 6 जीरो बना देगा, इसको जीरोस बोल रहे हैं। इसका जीरो, इसका पावर इवन है या ऑड है? इवन। इवन मतलब जब प्लस जंप करेगा 6 को तो सेम रहेगा, तो सेम मतलब पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, अब देखो +5 को जंप करेगा। अब बताओ 5 किसका जीरो है? इस फैक्टर का। इस फैक्टर का पावर क्या है? ऑड। ऑड है मतलब ये चेंज हो जाएगा। तुम एक काम करना, नेगेटिव को लाइन के नीचे लिखो और पॉजिटिव को लाइन के ऊपर लिखो। अब माइनस किसको जंप करेगा? 2 को। 2 किसका जीरो है? इसका पावर ऑड है या इवन है? इवन मतलब सेम रहेगा। सेम मतलब -2 माइनस, +2 प्लस। सेम मतलब समझ में आ रहा है ना? जब जंप करेगा तो वही रह जाएगा। और चेंज मतलब माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब -1 को जंप लगाना चाहते हैं, यहाँ पे 1 है, तो 1 किसका जीरो है? इसका पावर क्या है? ऑड है मतलब चेंज हो जाएगा। अभी समझ में आया तुमको? यस सर। प्लस लिखो ऊपर और माइनस को नीचे। ठीक है, ठीक है, माइनस को नीचे, प्लस को ऊपर। तो इससे क्या होगा? और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव मतलब इसके ऊपर और नेगेटिव मतलब नीचे। अब बताओ मुझे एक बार, इसका मतलब क्या? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर हम 6 से बड़ा कोई भी नंबर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इसका साइन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम 5 और 6 के बीच में कोई भी नंबर्स पुट करेंगे इसमें, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये 5 और 6 के बीच में कोई भी नंबर्स को यहाँ पुट करेंगे तो इसका साइन क्या होगा एक्सप्रेशन का? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा उसका वैल्यू। अगर हम 5 और 2 के बीच में कोई भी नंबर्स पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मोर देन 0 नहीं होगा, क्या होगा? लेस देन 0 होगा उस केस में। समझ में सबको को? अब देखो ध्यान से एक चीज को नोट करना, हम लोग को आंसर क्या चाहिए बताओ? हम लोग को आंसर चाहिए एक्स का वो वैल्यू का जिससे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो 0 हो या फिर उससे ज्यादा मतलब 0 या पॉजिटिव हो। 0 किस पे होगा? 6 पे होगा, 5 पे होगा, 2 पे होगा एंड 1 पे होगा। तो देखो दो चीज, एक होता है ये और एक हो गया ये हो गया जब उसको इंक्लूड करना, और ये लेना तब जब उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो अब ध्यान देना, क्या मैं आंसर कैसे लिखूंगा? देखो एक बार ध्यान से लिसन। क्या मैं आंसर लिख सकता हूं ऐसे? x का वैल्यू, अच्छा इंटरवल वाला पार्ट पता है तुमको? इस तरह करके ये इंटरवल वाला नोटेशन पता है? एक काम करो, इस तरीके से मत लिखो ध्यान से। ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, और ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1। हमारा आंसर क्या है? x का वो सारा वैल्यूज जो 5 या 5 से बड़ा है एंड वो सारा वैल्यू जो 1 या 1 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज छोड़ा है, कोई बता सकता है क्या? 2 छोड़ा है हम लोगों ने। 2 छोड़ा, 1 तो आई 2। तो यहाँ पे क्या करना? और यूनियन लेके
और 1 को एक सेट करना है। ओके सॉरी ऑलराइट। नहीं 2 पे 0 आएगा ना, 2 पे तो 0 आएगा, 1 2 5 6 पे तो 0 आएगा, तो मुझे वो भी लेना है जिसपे वो 0 होता है और वो ग्रेटर देन 0, इसको कॉपी करना है। यहाँ देखो एक बार, यहाँ देखना एक बार, सपोज x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 3 है, इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते देखना, पहले छोटा नंबर लिख दो कॉमा, फिर बड़ा वाला नंबर और ये वाला ब्रैकेट दे दो, इसको क्या बोलते हो ना, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, मतलब वो भी नंबर को इंक्लूड लेना है, 3 को भी लेना है और उसके बीच का सारा नंबर्स को इंक्लूड करना है। अगर मान लो सपोज x ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे हम लोग अब देखो, अब हम बता रहे हैं, देखो ध्यान से, मुझे 5 से लेके राइट साइड कहां तक इंक्लूड करना है, इनफाइनाइट तक इंक्लूड करना है, तो 5 से लेके इसीलिए मैंने क्लोज इंटरवल दिया है। देखो यहाँ पे कहां तक, इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है ना, उसको ओपन ब्रैकेट से डिनोट करना होगा, 5 से इनफाइनाइट यूनियन, और कहां से कहां तक, 1 से कहां बताओ तो, इनफाइनाइट कौन सा, पॉजिटिव वाला इनफाइनाइट या नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, तो 1 से लेके नेगेटिव वाला इनफाइनाइट यूनियन, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड आई मीन अप्रोच तरीका है, ये तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। एक बार इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके जो रूट फंक्शन वाला जो डोमेन है वो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे।